हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सेंट्रल इस्लामिक लैंड के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट 2 वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि उस दौर का अरब कैसा था, मोहम्मद साहब की लाइफ हिस्ट्री कैसी रही, स्टार्टिंग के 4 खलीफा, उसके बाद उमैयद और उसके बाद अब्बासियों का शासन कैसा रहा। इसके बाद अब्बासियों के बाद का क्या सीन होता है। लगभग 200 साल तक अब्बासी बहुत अच्छे से रूल किए, लेकिन 9th सेंचुरी तक आते आते अब्बासियों की जो पावर है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है और धीरे धीरे नई नई प्रॉब्लम्स जो है उनके सामने आने लगती हैं। क्या मेन रीज़न थे? पहला रीज़न जो अरब और ईरानियन, ठीक है, जो उनके यहाँ 2 बड़ी कम्युनिटी हो चुके हैं अब तक, अरब और ईरानियन। इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अरब कौन? बेसिकली सुन्नी। ईरानियन कौन? बेसिकली शिया। ईरानियन को लगता है कि हम पुराने सासानी एम्पायर्स से रिलेटेड हैं, तो हम ज़्यादा कल्चर्ड हैं। ये अरब लोग जो है अभी हाल में ही जो है अभी सब जंगली थे, नोमैडिक्स थे, और अभी हाल में ही जो है ये सिविलाइज हुए हैं। अरब्स को लगता है कि साहब हम असली जो है मुस्लिम हैं, ये ईरानियन तो बाद में कन्वर्ट हुए हैं। तो इस कारण इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी। तो अब्बासियों के फॉल होने का पहला रीज़न। सेकंड रीज़न जो है, अब एक सिविल वार स्टार्ट होता है 810 में। किनके बीच? तो एक खलीफा थे हारून अल रशीद, उन्हीं के 2 बेटे थे अमीन और मामून। ये दोनों आपस में ही लड़ जाते हैं, जिससे कि जो है ये एम्पायर काफ़ी डाउन पड़ता है। तीसरा रीज़न, इसी टाइम जो है अब एक नई कम्युनिटी जो है पावर में आती है, जो इसका जो प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ता है, टर्किश। पहले 2 कौन थे? अरब और जो है ईरानियन, और ये तीसरा ब्लॉक बनता है टर्किश, जिन्होंने जो है बहुत तेज़ी से अपना प्रभाव बढ़ाया। ठीक है, तो ये मेन फैक्टर्स थे जिन्होंने जो है अब्बासियों को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है नए नए डायनेस्टी बनने शुरू होते हैं। कई सारे जो छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं, जैसे ताहिरिद और समानिद, ये खुरासान में हैं। खुरासान और ट्रांसऑक्सियाना में जो है बनते हैं। तोलेनिद इजिप्ट और सीरिया में। ये सारे एरिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस जान लो। हालत ये हो गई कि अब्बासियों का जो प्रभाव है वो बहुत छोटे इलाके में रह गया, सिर्फ जो है ईरान और इराक में। ठीक है, और वो भी जो है एक नई शिया जो है फैमिली जो है आती है, बोइड्स। इन्होंने क्या किया, उस एरिया को भी इनसे छीन लिया। ठीक है, जो बोइड्स आते हैं उन्होंने इस एरिया को भी इनसे छीन लिया। एक बार जितनी चीज़ें हमने पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ये गलत पेज हो गया। यहाँ पर जो है क्या चीज़ें देखते हैं, अब्बासी सल्तनत जो है क्यों टूटती है। तो सबसे पहली चीज़, बगदाद का जो प्रभाव है वो डाउन पड़ने लगता है दूर के इलाकों में। अरब और जो है ईरानियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। तीसरा सिविल वार आता है, और चौथा जो है तुर्किश लोगों का प्रभाव बढ़ने लगता है। रिजल्ट क्या होता है? कई छोटे छोटे राज्य जो है पनपते हैं। ठीक है, इसी टाइम 945 से एक नई जो है बोइद फैमिली आती है, और ये जो है इन्होंने अब्बासियों को बुरी तरह से हराया, और उसके बाद जो है इन्होंने बगदाद पर कब्जा कर लिया। एक और चीज़ थी, जो बोइद्स थे इन्होंने जो है खलीफा को मार नहीं डाला। नॉर्मली अब तक क्या हो रहा था कि जो भी नया बंदा आता था वो खलीफा को मार करके खुद खलीफा बन जाता था। बोइद्स ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने खलीफा की हत्या नहीं की। उन्होंने जो है ईरानियन टाइटल यूज करना शुरू किया, सॉरी शहंशाह। ठीक है, क्योंकि एक तो शिया थे भी, तो उन्होंने ईरानियन टाइटल शहंशाह यूज़ किया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि इसी टाइम इजिप्ट के आसपास एक और फैमिली रूल कर रही है, जो कि जो है फातिमिद थे। आप देखोगे ये जो इलाका है, सॉरी, ये फातिमिद का इलाका है, और यहाँ पर जो है बोइद्स रूल कर रहे हैं। एक दूसरा मैप देखने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इतने सारे मैप हो गए कि हमारे लिए, हम सॉरी, चलिए इसी पे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो इलाका है यहाँ पर फातिमिद रूल कर रहे हैं, और इस इलाके में जो है बोइद्स का प्रभाव है। तो अब था क्या, फातिमिद कौन थे? तो फातिमिद लोग जो हैं ये बेसिकली जो है प्रॉफिट की जो बेटी थी फातिमा, ये उनके उनके फैमिलीज़ को बिलोंग करते थे। ठीक है, जो फातिमिद्स हैं ये प्रॉफिट की बेटी की फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में ये लोग जो है दावा करते थे कि हम जो है मोहम्मद साहब के ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो असल खलीफा हमको होना चाहिए। ठीक, ऐसे केस में अच्छा बोइद क्या थे, ये जो है लोअर बैकग्राउंड के थे।
थोड़ा सा जो है सीन कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप आराम से रोक रोक करके ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ज़रूरत पड़े तो बैक करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बोइट्स हैं इन्होंने खलीफा को हरा तो दिया, लेकिन उन्होंने खलीफा को ख़त्म नहीं किया, उसकी पोस्ट को बने रहने दिया, ताकि दुनिया के सामने, चूँकि खुद तो वो खलीफा कह नहीं सकते थे, लोअर बैकग्राउंड के थे, तो इसलिए उन्होंने खलीफा को रहने दिया, ताकि जो है जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो फेथ है वो फातिमिद लोगों की ओर ना जाए। फातिमिद की ओर फेथ क्यों जाते? क्योंकि वो मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के फैमिली को बिलोंग करते थे। ठीक है, इस तरह से फातिमिद कहाँ पे हैं? तो बेसिकली ये लोग जो है नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट में बैठे हैं। ठीक है, ये लोग नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट में बैठे हैं और इन्होंने जो है फातिमिद कैलिफेट की इस्टेब्लिशमेंट की। ठीक है, इसके बाद अब होता क्या है कि कुल मिलाकर के दो राइवल डायनेस्टी आती हैं। ठीक है, और दोनों शिया हैं। ठीक, और दोनों ने ही क्या किया, अलग कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट और स्कॉलर्स को अपने पास रखा। इस दौर में खूब सारे लिटरेचर बने गए। ठीक है, दो कौन है? एक तो बोइट्स, ठीक है, और दूसरा फातिमिद, बोइट्स एंड फातिमिद। फातिमिद कहाँ है? तो फातिमिद जो है ये इजिप्ट में है और बोइट्स जो है इराक, ईरान के आसपास है। ये इस दौर की कहानी। 950 से 1200 तक आते आते अब जो है इस पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में जो है अरब होना और अरेबिक लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रह गई थी। ठीक है, अब जो है जो पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड है वो दो चीज़ों से जुड़ता है। एक तो इकोनॉमिक रीज़न, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है एक जैसे वहाँ पे पूरा सेंट्रल ट्रेड रूट था, उस पर हम बाद में आएंगे। और जो है पूरा का पूरा, चूँकि सारे के सारे मुस्लिम थे तो एक कल्चर को फॉलो करते थे। अब जो है उनके लिए अरब जो है या ईरानियन आइडेंटिटी उतनी मैटर नहीं करती, उनके लिए मुस्लिम होना मैटर करता है और वो एक बिजनेस और कल्चरल पैटर्न से वो जुड़े हुए हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि पूरे के पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, मीन्स आप एक बार जो है इस्लामिक मैप हम देखने की कोशिश करते हैं, कितना बड़ा इलाका है। आप देख सकते हो कि लगभग यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका जो है इस्लाम के प्रभाव में है। तो हर जगह से स्कॉलर्स, थिंकर्स, ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और उन सबके बीच सबसे जो कॉमन चीज़ जो उनको कनेक्ट कर रही थी दैट इज़ इस्लाम। और जो है इसी कारण जो है सारे थिंकर्स, ट्रेडर्स, ये सब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ इंटेलेक्चुअल, इस दौर में लिटरेचर भी खूब लिखा गया, डेवलपमेंट भी खूब होता है। एक और चीज़ उन्होंने किया, उन्होंने जो है मास लेवल पर कन्वर्जेशन शुरू किया। ठीक है, जो भी वहाँ के लोकल लोग थे सबको उठा करके जो है मुस्लिम बनाना शुरू किया। आप जब जो है स्टार्टिंग दौर में जो उमैयद्स का पीरियड था तो उस पूरे अरबियन इलाके में लगभग 10% आबादी ही जो है मुस्लिम थी, शायद 10 से भी कम। लेकिन जब अब्बासिद का पीरियड आता है या उसके बाद के जो पीरियड आते हैं, उन्होंने फोर्सफुली सब पर जो है इस्लाम इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। और आज भी देखोगे ये जो पूरा इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका जो है आज के दौर में 100% मुस्लिम है। दूसरे धर्म जो है वहाँ से लगभग गायब ही हो चुके हैं। एक्सेप्शन में एक इंडिया बचा हुआ है और एक आध छोटे मोटे पॉकेट्स बचे जहाँ पर जो है दूसरे धर्म के लोग बचे हुए हैं। ठीक है, एक और चीज़, इसी टाइम एक तीसरी कम्युनिटी जो है प्रभाव में आती है जिनका रेफरेंस दिया था, तुर्क। टर्किश कौन थे? तो बेसिकली जो है, अच्छा यहाँ ये टर्किश जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। क्या ये टर्की के लोग थे? एक्चुअल में नहीं, ये जो है तुर्किस्तान का इलाका है। अब ये कहाँ है? आज के दौर में तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं, इनका इलाका देखते हैं। तो बेसिकली ये सेंट्रल एशिया में बसे हैं। ये हमारा इंडिया के ऊपर ये जो है पूरा चाइनीज़ का इलाका है। उस दौर में चाइनीज और रशियन के बीच का एक छोटा सा पार्ट है तुर्किस्तान। बेसिकली तुर्क एक ट्राइब है जो कि इसी तुर्किस्तान वाले इलाके से निकली थी और यहीं से आगे जा कर के उन्होंने टर्की पे कब्जा किया और आज के दौर में उसको अपना नाम दे दिया। ठीक है, ओरिजिनल जो है तुर्क लोगों का इलाका यहाँ पे है, इंडिया के ठीक ऊपर चाइना और रशिया के जो है बीच का इलाका है। तुर्कमेनिस्तान आज के डेट में इनकी अपनी कंट्री है। ठीक है, तो ये तुर्क जो है ये एक नई कम्युनिटी के तौर पे उभरते हैं। कब? 10th और 11th सेंचुरी के बीच में। इनकी क्या कहानी है? तो बेसिकली दीज आर द नोमैडिक ट्राइब, सेंट्रल एशियन जो स्टेपीज़ का ग्रासलैंड है वहाँ पर जो है ये रहते थे। और इनकी खास बात क्या थी? ये बहुत ही अच्छे जो है राइडर्स थे और वॉरियर्स थे। और इसीलिए अब्बासिद, समानिद और बोइद, ये तीनों जो राजघराने थे इनको एज ए स्लेव लेके आए या सोल्जर लेके आए।
याद रखिए इस्लामिक वर्ल्ड में स्लेव खरीदना एक फैशन था, और क्योंकि ये बहुत बढ़िया सोल्जर्स हो सकते थे इस कारण इनकी खरीदारी बहुत होती थी। और इस्लाम के बारे में जैसा कि बताया था कि एक स्लेव भी एक राजा बनने की कैपेसिटी रखता था। हर एक को जो है अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप राजा बन सकते थे। तो स्टार्टिंग दौर में एज ए स्लेव आए या फिर एज ए सैनिक इनको अपॉइंट किया गया, बट जल्द ही इन्होंने जो है बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए, जिसमें सबसे फेमस था गजनविद सल्तनत। एक और है उससे बाद में आएंगे। किसने इस्टेब्लिश किया? अल्बतगीन ने, ठीक है। और अल्बतगीन के जस्ट बाद जो है एक और बंदा आता है महमूद ऑफ गजनी। इंडिया के लिए बहुत फेमस रहा है, इंडिया पर इसने 17 बार अटैक किए। फेमस सोमनाथ का टेम्पल भी इसी ने बर्बाद किया था, और कई सौ जो है बैलगाड़ियाँ भर करके सोना चांदी हीरे जवाहरात जो है लाद करके लेके गया था। गजनवीज के पास जो है एक प्रोफेशनल आर्मी थी, जिसमें जो है तुर्क भी थे और कई इंडियंस भी थे। याद रखिए उसके एक सेनापति का नाम जो है तिलक, जो कि एक हिंदू था, ठीक है। और इन्होंने जो है खुरासान, अफ़गानिस्तान, इन सब इलाकों में अपनी पावर जो है इस्टेब्लिश की, लेकिन इन्होंने कभी भी अब्बासी खलीफाओं को चुनौती नहीं दी, ठीक है। खुद तो राजा बने लेकिन कभी भी अब्बासी खलीफाओं को चुनौती नहीं दी, उनको परेशान नहीं किया। वजह क्या है? बेसिकली ये स्लेव थे। अब क्योंकि स्लेव थे तो खुद जो है खलीफा होने का दावा तो कर नहीं सकते थे, तो ये करते क्या थे, अब्बासी खलीफाओं को काफ़ी सारा गिफ्ट भेजते थे। बदले में अब्बासी खलीफा जो है इनको सुल्तान की उपाधि देता था। क्योंकि था क्या कि उस दौर में जब एरिस्टोक्रेसी वाली, एलिट वाली फीलिंग अपने चरम पे थी, तो लोग इनको राजा क्यों माने? लोग कहेंगे यार तुम तो स्लेव हो। तो अब्बासी खलीफाओं जो है इनको आशीर्वाद देते थे कि देखो साहब ये आदमी भी सुल्तान है, तो बाकी जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो भी इनको राजा मानने को तैयार होता था। इसी कारण जो गजनविद हैं इन्होंने जो है सुल्तान की उपाधि यूज़ की, जो कि जो है इनको अब्बासी खलीफाओं से मिलती थी। और खलीफा का क्या फ़ायदा था? खलीफा क्यों? खलीफा जो है जैसा कि आपको बताया था, जो कैलिफ था वो शिया लोगों से परेशान था, बोइस और फातिमिद दोनों से परेशान था। इन्होंने, बोइस ने इनको जान से तो नहीं मारा, लेकिन वो परेशान करते रहते थे। तो खलीफा को जो है गजनवी लोगों से हेल्प मिल जाती थी, क्योंकि गजनवी भी सुन्नी है और कैलिफ भी सुन्नी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है पावर पॉलिटिक्स इनकी चलती रहती थी। एक बार फिर से जो है गजनवियों की कहानी देखते हैं। देखिए, तो जो तीसरा ग्रुप जो आता है हमारा, सॉरी, ये जो है तुर्क हैं हमारे, ठीक है। तुर्क में जो है कैसे आते हैं? एज ए स्लेव ऑफिसर्स आते हैं। पहला एम्पायर अल्बतगीन ने बनाया और बाद में इसको एक्सपेंड किया महमूद गजनवी ने, ठीक है। इन्होंने जो है खुद को सुल्तान ही कहा, और ये सुल्तान की उपाधि जो है कैलिफ देता था। कैलिफ ने क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि जो है वो शिया लोगों से डरता था कैलिफ, और इसलिए उसको लगता था कि क्योंकि जो है जो गजनवी लोग हैं सुन्नी हैं, तो ये जो है मौका पड़ेगा तो हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है एक दूसरा तुर्क ग्रुप आता है, देवर सल्जूक, ठीक है। ये भी जो है बेसिकली जो है आप एज ए स्लेव ही आते हैं, एज ए सोल्जर्स, एज ए स्लेव ये भी जो है इस्लामिक वर्ल्ड में आते हैं। पहले समरकंद और कारा खानिद में जो है ये एज ए स्लेव आर्मी आते हैं। बाद में इन्होंने खुद जो है अपना एम्पायर खड़ा किया। दो भाई थे, तुगरिल एंड छगरिल बेग, ठीक है। इन्होंने जो है जैसे ही महमूद गजनवी की डेथ होती है, एक्चुअली जो गजनवी एम्पायर था वो ज़्यादा दिन टिका नहीं। गजनी एक जगह है, उसी के वहाँ के लोग जो है गजनवी कहलाए थे, ठीक है। तो जब महमूद गजनवी की डेथ होती है तो उसके राज्य में जो है अव्यवस्था फैल जाती है। तो तुगरिल छगरिल बेग ने इमीडिएट उस एरिया पर अटैक किया और खुरासान को 1037 पे कब्जा किया और निशापुर को अपनी कैपिटल बना दिया। उसके बाद इमीडिएट पर्सिया पर कब्जा करते हैं और जो है बोइस को उखाड़ के फेंक देते हैं, ठीक है, बोइस को हिला देते हैं। इसके बाद अगेन जो बगदाद था जहाँ पर बोइस रूल कर रहे थे, 1055 में जो है फिर से उसको सुन्नी प्रभाव में लेकर के आ जाते हैं। जो कैलिफ है अगेन उन्होंने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि दे दी, कहानी फिर वही है। तो यहाँ से एक सेपरेशन ऑफ पावर आता है। रिलीजियस हेड कौन? कैलिफ, और पॉलिटिकल हेड कौन? सुल्तान। तो ठीक है, इसके बाद सल्जुक की जो खास बात क्या थी, यहाँ दो भाई एक साथ रूल कर रहे हैं, एक बार में एक राजा नहीं है, यहाँ दो लोग मिलजुल करके राजा कर रहे हैं। तो क्या था, ये इनकी पुरानी ट्राइबल जो है परंपरा थी, जहाँ पर जो है एक पूरा कबीला मिलजुल करके साथ साथ रूल करता था, ठीक है। तुगरिल के बाद जो है उसका बेटा, उसका भतीजा जो है अल्प अरसलान जो है सुल्तान बनता है, और उसके टाइम सल्जुक एम्पायर जो है ये टर्की तक पहुंच जाता है। मतलब इसने जो है जो एम्पायर था इसको बहुत ज़्यादा फैलाया, और टर्की मतलब यूरोप के बॉर्डर तक जो है इसने इस्लामिक एम्पायर को लेके आ गया, सल्जुक एम्पायर।
तो इस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन ख़त्म होता है। 11 से 30 सेंचुरी तक आपस में जो है कई सारी जो है आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और प्लस यूरोपियन क्रिश्चियन से अब लड़ाई शुरू होती है। होता क्या है कि पूरा जो एशियन इलाका है उसका एक बड़ा हिस्सा इनके कब्जे में आ गया, ठीक है। तो इनका जो है अंदर तो कोई दुश्मन बचा नहीं, आप चाइना का हिस्सा छोड़ दो, रशिया का हिस्सा छोड़ दो, तो इंडिया तक जो है इनका कब्जा हो चुका था। तो यहाँ तो इनका झगड़ा शुरू हुआ, यहाँ तो अब झगड़ा करने वाला था नहीं। दूसरी ओर इनका झगड़ा कहीं और शुरू होता है। एक बार फिर से जो है वर्ल्ड मैप पे देखने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि ये जो पूरा इलाका है ये इनके कब्जे में आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मंगोल्स हैं, ठीक है, जिससे उनका भी वास्ता पड़ा नहीं है, और यहाँ पर इनका कोई विरोध करने को तैयार नहीं है। तो अब जो है इनका जो लफड़ा होता है, प्रॉब्लम आती है, वो अब यहाँ के क्रिश्चियन लोगों से आती है, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखने की कोशिश करेंगे कि अब क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने दो चीज़ें जानी जो प्रेजेंट टाइम में आज भी देखोगे, जो शिया सुन्नी की लड़ाई जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बार बार जो है शिया ईरान और अरब की जो लड़ाई है वही शिया सुन्नी की लड़ाई है। और आज भी देखोगे कि इस्लामिक वर्ल्ड में दो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एक सऊदी अरब और दूसरा ईरान, ये दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई जो है अब 800-900 ईस्वी से चली आ रही है और वो आज तक कंटिन्यू है। अब जो है ईसाई और इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई पर आते हैं। तो इस्लामिक वर्ल्ड जो है पूरी तरह से इनके कब्जे में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगली जो लड़ाई है दैट वो क्रिश्चियन से होती है, जिसको उन्होंने क्रूसेड या जो है अरबी में जिहाद का नाम दिया। क्रूसेड ये वर्ड क्रिश्चियन यूज़ कर रहे हैं और जिहाद जो है ये इस्लामिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। जो मुस्लिम लोग थे ये क्रिश्चियन से बहुत अच्छे से परिचित थे। क्यों? क्योंकि जो है उस इनके आने से पहले वहाँ पर ये ज्यूज़ थे और क्रिश्चियन थे, वहाँ पे ट्रेड करते थे। बेसिकली अरब लोग तो कबीलाई समाज थे, बट आसपास जो है ज्यूज़ और क्रिश्चियन आते जाते रहते थे। ये लोग क्रिश्चियंस को जो है पीपल विद बुक कहते थे, अहल अल किताब, क्योंकि इनके पास एक फेमस बुक थी, सॉरी जो बाइबल का ही एक पार्ट है न्यू टेस्टामेंट, तो ये इनको जो है उसी किताब के कारण किताब वाले लोग कहते थे। स्टार्टिंग दौर में जो क्रिश्चियन लोग थे उनको जो है अच्छा खासा जो है अपने यहाँ परमिशन दी गई कि आप आराम से रहिए, बिजनेस कीजिए, अपना काम धाम कीजिए। तो वो लोग आते जाते रहते थे क्रिश्चियन लोग, ठीक है, ट्रेड और दूसरे पर्पज़ से लेकर के। बट धीरे धीरे जैसे इस्लामिक एम्पायर बढ़ता जाता है, पावरफुल होता जाता है, उन्होंने क्या किया, फोर्सफुली जो है सबको मुस्लिम बनाना शुरू किया। पहली नाराज़गी। दूसरा जो काम हुआ कि जो है एक फेमस शहर है पैलेस्टाइन, इस्लाम का जो है क्रिश्चियन वर्ल्ड और ज्यूज से जो लड़ाई हुई है सबसे ज़्यादा इसी शहर को लेकर के हुई है, जेरूसलम। अब ये जेरूसलम की क्या कहानी है, पहले जेरूसलम की एक लोकेशन देख लेते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा शहर है, ये हो गया पैलेस्टाइन का इलाका, इजराइल यहीं पे है, ठीक है, और यहाँ पर हो गया जेरूसलम। जेरूसलम की कहानी क्या है, बेसिकली ये जो है शहर जो है 3 धार्मिक शहरों का सेंटर है। अब सबसे पहले चूँकि ज्यूज सबसे इन तीनों में सबसे पुराना धर्म है, तो ज्यूज लोग इसे अपना पवित्र शहर मानते, नंबर 1, ठीक है। क्रिश्चियन लोगों का कहना ये था, और ये सच भी है, कि यही वो शहर था जहाँ पर जीसस को क्रूस पे चढ़ाया गया, जो क्रॉस है उस पर चढ़ाया गया, और यहीं पर जो है यहीं पर वो पुनर्जीवित हुए थे। तो इसलिए क्रिश्चियन लोगों के लिए शहर बहुत पवित्र हो गया। अगेन जो है यहाँ मुस्लिम लोग मानते हैं कि यहीं से मोहम्मद साहब जो है स्वर्ग की ओर गए थे। तो अगेन एक शहर है जिस पर 3 बड़े दावे होते हैं, ठीक है, ज्यूज़ के, क्रिश्चियन के, मुस्लिम्स के। ज्यूज़ का क्या कहना, ये उनका पहले से ही जो है फेमस शहर था, तो ज्यूज़ का दावा बनता ही बनता है क्योंकि उनका इलाका था। क्रिश्चियन लोग क्योंकि यहीं पर जो है जीसस को क्रॉस पर चढ़ाया था और यहीं पुनर्जीवित हुए थे। मुस्लिम लोग क्योंकि जो है इनका मानना था प्रॉफिट साहब यहीं से जो है स्वर्ग को गए थे। तो इस कारण इस शहर पर कब्जे को लेकर के इस्लाम और क्रिश्चियन, ज्यूज़ की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहे उस ज़माने में। आज के दौर में असल लड़ाई जो है इज़राइल और फ़िलिस्तीन वाली जो है मुस्लिम और ज्यूज़ के बीच में रह गई है। बट उस दौर में लगभग यूरोप, इस्लामिक वर्ल्ड और क्रिश्चियन वर्ल्ड 1000 साल ये लड़ाई लड़े, मोर और लेस, कम अधिक, आगे पीछे। तो यहाँ पर उसी जिहाद की बात हो रही है। स्टार्टिंग दौर में जो मुस्लिम, जैसे कि बताया था, मुस्लिम और क्रिश्चियंस का जो बिहेवियर था वो लगभग ठीक ठाक ही था, पर धीरे धीरे मुस्लिम वर्ल्ड से नाराज़गी बढ़ती चली गई। क्यों? होता क्या है कि जैसे जैसे रोमन एम्पायर पर, आपको ये बताया गया था लास्ट चैप्टर में कि रोमन एम्पायर पर जो है क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ गया। हुआ क्या, नॉर्मन्स, हंगेरियन, स्लाव्स
और आसपास की जितनी भी कम्युनिटी थी सबको जो है क्रिश्चियन लोगों ने अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, जब ये सारे कन्वर्ट हो गए तो यूरोप में कोई बचा नहीं कन्वर्ट करने के लिए। तो अब जो है उनके सामने जो अकेले जो दुश्मन बचे देवर मुस्लिम्स। ठीक है, ये उनके साइड से, क्योंकि यूरोप तो उनका पूरा क्रिश्चियन हो गया। अब उनको लगा कि साहब जब ये यूरोप तो ख़त्म हो गया, अब हमको एशिया में घुसना चाहिए, इनको भी क्रिश्चियन बना देना चाहिए। ये उनका साइड था। दूसरी ओर जो मुस्लिम लोग थे, ये भी लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर थे, और इन्होंने क्या किया, सारे जो अपने इलाके में जो क्रिश्चियंस थे उन सबको पकड़ करके जो है मुस्लिम बना दिया। इसके बाद इन्होंने जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। तो सीधा सा था कि अब जो है ये दो बड़े पावर्स, दो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पावर्स अब आपस में लड़ने को तैयार थे। इसके बाद एक और चीज़ थी, जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, आपको जो है 9th में आपने पढ़ा था 3 तरह का क्लास था, क्लर्जी, नोबैलिटी और कॉमन पीपल। ठीक है, और ये जो एलिट क्लास था वो हमेशा आपस में लड़ते रहता था क्या कि पूरा यूरोप में कई सारे लॉर्ड्स थे, मतलब पूरा यूरोप में कई सारे लैंडलॉर्ड्स थे और वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। ठीक है, इसके कारण जो डेवलपमेंट था वो बड़ा रुका हुआ था। तो ऐसे केस में आज चर्च ने और जो राजा लोग थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये जो इन लोग की आपस की लड़ाई है इसको ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो है देश में शांति हो और विकास हो यूरोप का। ठीक है, तो उन्होंने जो है कई सारे स्टेप्स लिए, जिसमें एक फेमस था पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। पीस ऑफ गॉड मूवमेंट क्या था, इसके तहत चर्च ने एक प्लान किया, कहा कि कुछ खास इलाके ऐसे होंगे चर्च के आसपास के, या फिर कुछ खास जो वर्शिप वाले प्लेस है या कुछ खास पीरियड, उसको उन्होंने पवित्र डिक्लेयर किया कि इसमें जो है कोई भी जो लैंडलॉर्ड है या फिर राजा है वो आपस में लड़ाई नहीं लड़ेगा, नंबर 1। ठीक है, इस तरह से इस पूरे टाइम में होता क्या था, जो भी लॉर्ड्स थे, जो भी राजा थे, सामंत लोग थे, ये लोग आपस में मीटिंग करते थे। दूसरी चीज़ क्या है, राज्य में शांति हो, इसके लिए जो राजा लोग थे और चर्च था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे बड़ा एनमी है वो मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जो भी लॉर्ड्स थे इनको जो है इस्लामिक वर्ल्ड की ओर मोड़ दिया। इससे क्या होगा, इससे जो है चर्च और राजाओं को 2 फायदे थे। अगर ये लोग जीत करके आते तो नेचुरली साहब हमने जो है धर्म का विस्तार किया है, हमने जो है क्या अपना विकास किया है। अगर ये लोग हार करके आते तो एटलीस्ट जो है आप अपने यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। समझ में आ रहा है, पहले क्या था, एक बड़ा सा राज्य हो गया, ठीक है, और हर राज्य में ढेर सारे लॉर्ड्स हैं जो कि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सारे लॉर्ड्स को कन्विंस किया कि आप जो है आपस में मत लड़िए, आप धर्म की रक्षा के लिए आप एक बाहरी दुश्मन से लड़िए। जीत गए तो हमारे राज्य का एक्सपेंशन होगा, हार गए तो वापस आओगे तो वापस किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और अपने इलाके में शांति से बैठोगे और कोई बदमाशी नहीं करोगे, क्योंकि कुछ भी कहोगे, अरे यार तुम क्या हो, अगर इतने ही बहादुर थे तो जाके मुस्लिम लोग को क्यों नहीं हराए। तो ये एक शानदार सी स्ट्रैटेजी थी जिसके माध्यम से जो क्रिश्चियन वर्ल्ड ने अपने आपस की लड़ाई को ख़त्म कर दिया, और जो है जो वॉरियर्स थे उनका जो ध्यान जो है सीधे के सीधे इस्लाम की ओर मोड़ दिया। ठीक है, इसी टाइम नाइट्स की उपाधि मिलती, जैसे इंडिया में राजपूत बहुत फेमस रहे, यूरोप में नाइट्स बहुत फेमस रहे, तो नाइट्स की भी कहानी यही है। तो अब वार शुरू कैसे होता है, ठीक है, जो क्रूसेड है या फिर अरबियन वर्ल्ड में जिहाद कैसे शुरू होता है। 1092 में मलिक शाह, सल्जुक का सुल्तान था बगदाद में, उसकी डेथ होती है। जैसे ही डेथ होती है तो उसका पूरा एम्पायर हिल जाता है, चूँकि उसके बाद कोई अच्छा पावरफुल बंदा मिला नहीं, तो इस कारण एम्पायर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। जैसे ही ये मौका मिलता है तो बाइजेंटाइन के जो राजा थे अलेक्सियस फर्स्ट, उनको लगा कि यार ये बढ़िया मौका है कि जो ये लोग हैं इनकी कंडीशन अच्छी है नहीं, तो हम इस पर कब्जा करके जीत सकते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हो गया बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है इस्लामिक एम्पायर जो कि जो है सल्जुकों के हाथ में था। तो होता क्या है, जैसे ही इनकी पावर कमज़ोर होती है वैसे ही जो है बाइजेंटाइन के जो राजा लोग थे इनको लगा कि ये बढ़िया मौका है, हम इमीडिएट इस पूरे इलाके पे कब्जा करते हैं और अपना फ़ायदा कर लेते हैं। जो मेन रीज़न क्या था, तो वो जो है यही जो है फेमस यही इनको जो चाहिए था वो यही जेरूसलम शहर चाहिए था। ठीक है, पैलेस्टाइन और जेरूसलम शहर। ठीक, अब जो है फिर से जो है एक बार चैप्टर पे आते हैं। होता क्या है, इमीडिएट जो है जो राजा था अलेक्सियस फर्स्ट, बाइजेंटाइन राजा, उसने पोप से कांटेक्ट किया। पोप ने जो है एग्री कर दिया, ठीक है, इमीडिएट जो है हम गॉड के नाम पर हम जो है सेना भेजने को तैयार हैं। एम क्या था, लिबरेट द होली लैंड। होली लैंड कौन सा, तो जेरूसलम और पैलेस्टाइन का इलाका।
और फाइनली ये जो लड़ाई है लगभग 200 साल चलती है, 1095 से लेकर 1291। ये मेन लड़ाई थी। लड़ाई वैसे जो है मतलब आज तक चलती ही रही है, आज भी चल रही है। इजराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई आज भी चल रही है, बट जो 3 मेजर वॉर हुए थे वो इन्हीं जो है 200 साल 1095 से लेके 1291 तक। इसमें जो है पूरे वेस्टर्न यूरोपियन जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने एक प्लान बनाया और सेनाएं कलेक्ट करके जो है अटैक किया, मुस्लिम वर्ल्ड पे अटैक किया, ठीक है। और जो है और इन्हीं अटैक्स को जो है क्रूसेड का नाम दिया। पहला क्रूसेड कब होता है? तो ये जो है पहला क्रूसेड 1098-99 में फ्रांस और इटली की सेना आती है और एंटियोक, सीरिया और जो है जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर के जो वहाँ के मुस्लिम्स थे और ज्यूज़ थे उनको बड़े पैमाने पे मारकाट मची। और मतलब ये मारकाट इतनी भयानक थी कि इसको क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों ने बड़े पैमाने पे लिखा। यहाँ एक मज़ेदार सी चीज़ है कि क्रिश्चियन लोग मुस्लिम और ज्यूज़ दोनों को मार रहे हैं, और यहाँ पर जो है मुस्लिम और ज्यूज़ के भाईचारे की कस्में खाई जाती है। और आज का इतिहास देखोगे तो इजराइल फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई चल रही है उसमें मुस्लिम्स एक साइड हैं और ज्यूज और क्रिश्चियन एक साइड हैं। यहाँ पर क्या है, मुस्लिम ज्यूज़ एक साइड है और क्रिश्चियन एक साइड है। तो हमेशा जो है पावर की जो लड़ाई है वो हमेशा उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। 1000 साल में देखो सारे दोस्त बदल गए, दुश्मन बदल गए। तो होता क्या है, आप जो है बड़े पैमाने पे मुस्लिम और ज्यूज़ की मारकाट को मारा जाता है, और मारने के बाद जो है यहीं से जो है दोनों के बीच दुश्मनी होती है। स्पेशली बहुत सारे जो फ्रेंच लोग थे वो इसी इलाके में आके बस जाते हैं, उनको फिरंगी कहा गया। और उन्होंने 4 स्टेट बनाए, ठीक है। सीरिया पैलेस्टाइन में जो है 4 स्टेट बनाए, और इन्हीं जो है स्टेट्स को आउटरैमर कहा गया, ठीक है। आउटरैमर 4 स्टेट इन्होंने बनाए, और बाद की जो भी लड़ाई है इन्हीं इलाकों को बचाए रखने के लिए। आउटरैमर का इलाका कौन सा है? तो बेसिकली बड़ा छोटा छोटा इलाका है जो कि जो है मतलब वर्ल्ड छोटे से मैप पे समझ में नहीं आता। स्पेशली ये जो इलाका है इसी इलाके में उन्होंने 4 स्टेट बनाए। सॉरी, थोड़ा सा ही गड़बड़ हो गया। ये एंटियोक भी है। ये एंटियोक को ले करके अलेप्पो और जो है यहाँ पैलेस्टाइन का जो है पूरा इलाका, इसी इलाके में उन्होंने 4 स्टेट बनाए। और अगले 1000 साल तक जो लड़ाई चली है इसी इलाके पर एक तरह से कब्जा करने के लिए। डायरेक्टली 200 साल और एक्चुअल में 1000 साल इन्हीं इलाकों पर कब्जे के लिए रही है। तो स्टार्टिंग दौर में आउटरैमर कुछ दिन चले। आउटरैमर मतलब क्रिश्चियन स्टेट्स जो कि जो है इस इलाके में बसाए गए थे। लेकिन होता क्या है, 1144 में एडेसा पर तुर्क लोगों ने फिर से कब्जा कर लिया। जैसे ही कब्जा किया फिर पोप ने कहा कि इमीडिएट जो है इन इलाकों को आज़ाद कराना है, और फ्रेंच और जर्मन लोगों को फिर से भेजा, ठीक है। फिर जर्मन दोनों फ़ौजें आती हैं और दमस्कस शहर को पर कब्जा करती हैं, लेकिन फिर भी ये बुरी तरह से हारती हैं। तुर्क लोग इसमें तो फिर से बहुत पावरफुल हो गए, और तुर्क लोगों ने ईसाई लोगों को फिर से मार के भगा दिया। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने शायद आउटरैमर को फिर से कमज़ोर कर दिया, ठीक है। आउटरैमर्स को फिर से जो है काफ़ी वीक कर दिया। जो क्रूसेडर्स थे, जो यूरोपियंस थे, धीरे धीरे उनकी फीलिंग जो है कम होने लगी कि यार लड़ाई झगड़े में कोई फ़ायदा नहीं है, बार बार हम जाते हैं तो वहाँ टिक नहीं पाते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो इस्लामिक रूलर्स थे वो बड़े पावरफुल थे। एक बड़े फेमस रूलर रहे हैं सलाह अल दीन। इजिप्ट और सीरिया में उन्होंने एम्पायर खड़ा किया था। उन्होंने क्रिश्चियंस के खिलाफ जिहाद ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने सारे क्रिश्चियंस को उठा के बाहर भगाना शुरू किया। अब उन्होंने जो है जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, और जो है एक चीज़ थी कि उन्होंने जो है क्रिश्चियन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव किया। पहले क्या था, क्रिश्चियंस आए, उन्होंने मुस्लिमों के साथ बहुत गंदा बिहेव किया, ठीक है। दूसरी बार इन्होंने एक बैलेंस अप्रोच रखने की कोशिश की। हालांकि बहुत अच्छा बिहेवियर इनका भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो है क्या अब जो मेन चर्च था होली सेपल्चर वो जो है क्रिश्चियंस को दे दिया, बट बाकी सारे जितने भी चर्च थे सबको जो है मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया था, और जेरूसलम जो है फिर से मुस्लिम शहर जो है बन जाता है। 1189 में एक तीसरी बार कोशिश होती है होली सेपल्कर जो है जो चर्च था वो एक क्रिश्चियंस को दिया, बाकी सारे चर्चेस को मस्जिद बना दिया था। अब तीसरी बार फिर से जो है जेरूसलम शहर को पाने की कोशिश होती है। 1189 में फिर से क्रिश्चियन सेनाएं आती हैं, लेकिन पैलेस्टाइन के आसपास कुछ कोस्टल टाउन उनको मिलते हैं, और एक चीज़ इंश्योर की गई कि जेरूसलम में क्रिश्चियन लोग पूजा करने आ सकते हैं, बाकी और कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगेन फिर कुछ समय बीतता है, और जो इजिप्ट के जो राजा लोग होते हैं
उन्होंने जो फिर से सारे क्रिश्चियन लोग को उखाड़ के फेंक दिया और 1219 तक आते 91 तक आते थे पूरा शहर अपने कब्जे में ले लिया। फाइनली जो पूरा जो यूरोप का जो क्रूसेड करना था वो टोटली फेल हो गया उस दौर में। एक बार फिर से जो है इस पूरे इंसिडेंट को देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था। सॉरी, हाँ, तो कुल जो है 3 क्रूसेड का जो हमको रेफरेंस पढ़ना है। पहला क्रूसेड, इसमें क्या हुआ, तो सबसे पहले जो है फ्रांस और इटली के सोल्जर्स आते हैं और जो है एंटीओक, सीरिया, जेरूसलम इन सब इलाकों पर कब्जा करके 4 जो है क्रूसेडर स्टेट्स बनाते हैं जिनको आउटरैमर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 1144 तक आते थे तुर्क लोगों ने फिर से एडेसा पे कब्जा कर लिया। तो फिर जो है पोप एक सेकंड क्रूसेड ऑर्गेनाइज करता है 1145 से 49 के बीच में। इस बार जर्मनी और फ्रेंच फोर्स आती है जिन्होंने दमिश्कस पर कब्जा करने का प्रयास किया लेकिन उनको हरा के भगा दिया गया। 1189 में क्रिश्चियन फौजें फिर से आती हैं और फिर से जो है कुछ एक शहर उनको मिलते हैं, पैलेस्टाइन के आसपास के कोस्टल टाउन्स और जेरूसलम जाने का रास्ता उनको मिलता है। लेकिन अगेन फिर से जो है 1219 तक आते आते सारे क्रिश्चियंस को भगा दिया जाता है। तो ये 3 क्रूसेड की कहानी हमको मिलती है। फाइनली जा कर के फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार तक जाते जाते ये पूरा इलाका ब्रिटेन के कब्जे में आता है और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है ब्रिटेन ने ये पूरा इलाका ज्यूज़ लोग को दे दिया जहाँ पर जो है इजराइल बनता है। तो ये जो है मतलब आप देखो लगभग जो है 1100 के आसपास 1095 से लड़ाई शुरू हुई थी और 1940 जो है 7 या 8 के आसपास इजराइल बनता है और आज भी जो है इजराइल और फ़लस्तीनियों की लड़ाई आज भी चल रही है। अब बार बार जो है क्रिश्चियंस हारते रहे, इसका असर ये हुआ कि एक तो यूरोप का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि साहब जाने दो यार, कि इतने खाली पैसा ख़त्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं लेकिन कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा। पहली चीज़ यूरोप का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। सेकंड थिंग क्या था कि जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस के रिलेशन है वो बड़े हार्श हो गए और मुस्लिम लोगों ने क्रिश्चियन लोगों के साथ बहुत गंदा बिहेव करना शुरू किया। स्टार्टिंग दौर में बिहेवियर ठीक ठाक था बट बाद में प्रॉब्लम बढ़ गई। तीसरा जो इम्पैक्ट था कि इटालियन लोगों का इम्पैक्ट बढ़ गया क्योंकि जो है अब यूरोप और क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग एक दूसरे कांटेक्ट में आए तो उन लोगों को कई सारे ट्रेड के आइटम्स दिखे। तो इटली के जो लोग हैं उनको ये दिखा कि ये जो सी रूट्स हैं यहाँ से अच्छा ट्रेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ से वो शिप लेकर के आते थे इस्लामिक वर्ल्ड में, यहाँ पे, और यहाँ से जो है अरब यात्रियों से सामान खरीदते थे। ठीक है, और इस तरह से एक्सचेंज करते थे। अरब लोग यहाँ इंडिया सामान लेके आ रहे हैं, चाइना सामान लेकर के आ रहे हैं और ला करके इन जो है इटालियन व्यापारियों को बेचते थे। तो इस तरह से ये 3 जो है मेजर इम्पैक्ट होते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों का रिलेशन ख़राब होता है, दूसरा यूरोप का इंटरेस्ट जो है एशियन पार्ट में ख़त्म हो जाता है और इटालियन लोगों का बिजनेस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एक छोटा सा कहानी है, फ्रैंक्स इन सीरिया। स्टार्टिंग दौर में जो फ्रेंच लोग सीरिया में बसे थे और मुस्लिम जो लोग थे उनका बिहेवियर जो है आपस में ठीक अच्छा था। यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस आता है कि एक बिजनेसमैन हैं ओसामा इब्न मुनकीद जो है, इन्होंने एक अपना जो है यादगार अपनी बताई है कि हुआ क्या था। ये उस शहर में रहते थे और वहाँ पर जो है उनके जो शहर के जो चीफ थे थियोडोर सोफियोन्स, उनसे इनकी अच्छी बनती थी। ठीक है, तो हुआ क्या कि एक बार जो है इनका आदमी जो है इनको आके बताता है कि उस चीफ ने कहा है कि देखो मेरा एक फ्रेंच मित्र है, उसने मुझे खाने पे इनवाइट किया है, तो क्या तुम चलना चाहोगे? बड़ा शानदार सा पैलेस है उसका, तो चलो चल के देखते हैं। तो ये जो है घूमते फिरते जो है उस फ्रैंक आदमी के पास जाता है और जो है वहाँ जा कर के उससे मिलता है। उस आदमी ने बढ़िया वेलकम किया। वो आदमी एक आर्मी से रिटायर्ड आदमी था और जो है काफ़ी सारी प्रॉपर्टी रखी थी। ये उसकी बिल्डिंग और उसका सब कुछ देख करके बहुत खुश होता है। उसने इसको खाना ऑफ़र किया कि काम कीजिए, आइए हमारे यहाँ खाना खाइए। लेकिन अब क्योंकि यह मुस्लिम था और वो लोग क्रिश्चियन थे तो इसको लगा कि यार पता नहीं वो लोग शायद सूअर वूअर बनाते होंगे, क्योंकि मुस्लिम लोग जो है सूअर से बहुत घृणा करते हैं। तो इसको लगा कि शायद वो लोग सूअर उसके खाने में होगा, तो वो इससे खाना नहीं खाना चाहता था। तो उसको समझ में आ गया। तो फ्रेंच आदमी ने कहा कि आप जो है खुले हृदय से खाना खाइए, मैं खुद जो है फ्रेंच खाना नहीं खाता। मेरे पास इजिप्शियन वेमेन हैं जो मेरे लिए इजिप्शियन ही खाना बनाती हैं और यकीन मानिए इसमें सूअर का जरा भी मांस नहीं है, तो आप बेहिचक खाना खा सकते हैं। और फाइनली ये आदमी जो है अच्छे से खाना खाता है। कुछ दिनों बाद ये ऐसे ही मार्केट में घूम रहा होता है। उसी टाइम एक फ्रेंच लेडी ने इसको पकड़ लिया और चिल्लाना शुरू किया कि देखो इन्हीं मुस्लिम लोगों ने मेरे भाई की हत्या की है, इसलिए इसको मार डालो। और इमीडिएट बहुत सारे फ्रेंच लोग जो है इसको घेर लेते हैं।
इसको लगा कि साहब अब तो जो है मैं मरने वाला हूँ। इमीडिएट वो जो आदमी था, फ्रेंच आदमी जिससे इसकी दोस्ती हुई थी, जस्ट एक टाइम दोस्ती क्या हुई थी, एक टाइम में खाना खाने आया था, तो वो जो है वहाँ अचानक से पहुँचता है। उसने कहा कि तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, ये कहीं से कोई सोल्जर लिखता है, ये एक जो है बिजनेसमैन है, ये कभी लड़ाई नहीं करता, इसने कोई मरने मारने का काम नहीं किया, तो हटो यहाँ से, इस आदमी को क्यों मार रहे हो। और फाइनली उस आदमी ने इसकी जान बचा ली। तो ये जो है अर्ली दौर का वक्त बताता है, जबकि जो है क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स साथ साथ थे। और आज का हालत ये है कि जो है दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आप अफ़गानिस्तान से लेकर के सीरिया तक देख लीजिए, अमेरिकन फ़ौजें भरी पड़ी हुई हैं, और जो यहाँ के टेररिस्ट हैं इनका बस चले तो जो है किसी भी दिन जो है पूरे यूरोप में बम डाल के उड़ा दें। तो ये वक्त वक्त की बात है, किस तरह से दोस्ती दुश्मनी में बदलती है और दुश्मनी जो है दोस्ती में बदल जाती है। बाकी के टॉपिक्स जो है बाद के चैप्टर्स में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।